नमस्कार। थिंक आईएएस के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम एमसीक्यूज फॉर्मेट में सब्जेक्ट्स लेकर आएंगे एसआई मेंस और शिक्षक भर्ती के लिए। तो आज इस क्रम में मैं इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर आपके सामने हूं। कुछ एमसीक्यूज 20-21 बनाएंगे हम और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उन्हें भी डील करते चलेंगे ताकि कम समय में ज्यादा पोर्शन आपके सिलेबस का कवर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन का पहले क्वेश्चन से। आज का टॉपिक जो हम जिसके इर्द गिर्द आज की बातचीत रहेगी, आज की कहानी रहेगी, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ज्यादा बेस्ड रहेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन से। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्या कहता है? आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि आपके सिलेबस में अगर टेंस दिया हुआ है और जो टॉपिक्स हैं वॉइस दिया हुआ है, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच इनहेरेंटली शामिल है। इस बात की गारंटी होती है। आप समझते चलिए इन्हें कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। यहां से अगर जिनको लग रहा है कि होम के नीचे अंडरलाइन है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है हमारे पास, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस तरह से प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब। अगर मैं आपकी बात करूं, आपको दूर से लग रहा होगा कि ये नाउन है। जिनको भी ऐसा लग रहा है कि होम नाउन है, ये गलत है। कहानी समझें इस बात को। जब कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचाना जाएगा, अगर ये नाउन है तो ये 3 बातों का जवाब दे सकेगा: व्हाट, हु और हुम। यहां रख कर देख लीजिए, ये तीनों में से किसी का भी जवाब नहीं दे सकता। तो सर ये जवाब किसका दे रहा है? ये जवाब दे रहा है वेयर। अब सोच कर देखिए ना, शी वेंट व्हाट, नॉनसेंस। शी वेंट हु, कुछ भी नहीं बना। शी वेंट हु, इन तीनों का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन शी वेंट वेयर, तो आंसर मिलेगा होम। सो जो वर्ड यहां पर वेयर का आंसर देता हो वो या तो एडवर्ब होता है या एडजेक्टिव होता है। इस हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, एडवर्ब। तो नाउन की बेसिक पहचान यही है कि वो व्हाट, हु और हुम का आंसर देता हो। तो हमने आज तक जो ग्रामर में जो एक डेफिनेशन हम पढ़ते आए हैं, उसे अभी थोड़ी देर के लिए आप अपने दिमाग से वैनिश करें कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इस डेफिनेशन को समझेंगे कभी और से किसी सेशन में। ये गलत नहीं है डेफिनेशन, लेकिन इसे परसेप्शन, इसे समझने का तरीका अलग था। आइए एक दूसरे क्वेश्चन से इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आज के सेशन का दूसरा प्रश्न हमारे सामने है। कहता है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। यहां पर हिज ब्रदर ब्रोक हिज लेग। आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये जो वर्ड है हिज, आपको लगेगा ये प्रोनाउन की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन सेम है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है इस अंडरलाइन वर्ड का। आपको देखकर लगेगा ये प्रोनाउन है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि व्यापम और जो व्यापम के जो एग्जाम्स हैं, वो जब इंग्लिश पूछ रहे होते हैं, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहे होते हैं किसी वर्ड का, तो उसमें एक चीज बड़ी दिलचस्प है कि उस शब्द का उसमें यूज कैसा हुआ है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो आप इंडिविजुअली हिज को देखकर डिसाइड नहीं करेंगे, हिज कैसे यूज हो रहा है इस बात को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर जवाब देंगे। आइए समझते हैं। इस पूरे सेंटेंस में हिज ब्रदर ब्रोक हिज लेग, लेग अपने आप में नाउन है। लेग अपने आप में नाउन है, बॉडी पार्ट है, और इसके पहले हिज लगा हुआ है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है दोस्तों यहां पर। तो जब प्रोनाउन अकेले यूज हो रहा हो, जब प्रोनाउन अकेले यूज हो रहा हो, तब हम कहेंगे कि वो प्रोनाउन है। लेकिन उसके बाद अगर कोई नाउन आ गया तो उस कॉम्बिनेशन में, उस एप्लीकेशन को हम कहेंगे वो एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, सॉरी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड ही एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपकी समझ में आ रही होगी। आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं एक दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो आज के सेशन का ये तीसरा प्रश्न आपके सामने। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल। देखिए जरा ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। जिनको आर्टिकल से रिलेटेड कंसेप्ट आता है उनके लिए बड़ा आसान है ये सवाल, इस सवाल का जवाब देना। जरा ध्यान से देखें, सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल, मतलब बैठ जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए, ऐसा कह रहा है। लेकिन इसकी मीनिंग से इसका कोई लेना देना है नहीं।
इसलिए हर बार सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर कभी कभी ट्रांसलेट ना हो पाए हिंदी में तो पैनिक नहीं होना है, उसके बिना उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी हो जाएगा। सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल। अब ध्यान से देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एक वर्ड यहां पे दिखाई दे रहा है आ, जब कभी आर्टिकल ए एन और द कहीं पे लग रहा हो, इसका मतलब है कि उसके बाद आने वाला वर्ड नाउन होगा, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले लगते हैं। तो अब देख लो यहाँ नाउन के पहले लगते हैं, तो अब देख लो यहाँ पर कि वाइल यहाँ पर नाउन का काम कर रहा होगा। आ पेन, आ बॉल, आ बैग, द हिमालय। तो आप समझ पाएंगे कि जब भी आर्टिकल यूज हो रहे हैं वहां पर उसके बाद का वर्ड हमेशा नाउन है। आइडेंटिफाई कर लिया आपने, टिक कर लिया आपने, आंसर दे लिया आपने। और इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा अब आएगा कि भाई काउंटेबल नाउन पहचानिए। आपको लगेगा बड़ा आसान सा सवाल है, अगर जो देख रहे हैं इस वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज करेंगे, अपने मन से जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपका जवाब मेरे साथ मैच कर गया तो आप बधाई के पात्र हैं। आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन। समझें इस बात को, जब कभी भी हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो बचपन में हमने आज तक जो कुछ भी पढ़ा कि सर काउंटेबल नाउन वो हैं जिन्हें गिना जा सकता है, जिन्हें गिना जा सकता है। इस डेफिनेशन को पूरी तरह से दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अंग्रेजी ग्रामर इस बात को नहीं मानती कि जो गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन है। तो क्या मानती है, आइए इसे टेक्निकली समझते हैं। इंग्लिश ग्रामर अपने आप में टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैं बार बार कह रहा हूं। कहानी क्या है आप इसे समझें। देखिए, कभी भी नाउन काउंटेबल हो सकता है यदि उसके बाद एस या ई एस जुड़कर उसका प्लूरल बन जाए। ध्यान से सुनेंगे, मैं कह रहा हूं कि कोई नाउन एस या ई एस आखिरी में सफिक्स जुड़कर उसका प्लूरल हम बना सके तो ही वो काउंटेबल हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो आपको जो लग रहा था कि सर स्टार्स हम गिन सकते हैं इसलिए काउंटेबल है, तो ऐसा समझें कि स्टार्स नहीं गिन सकते, इतने सारे हैं, अनगिनत हैं, हम बचपन से सुनते आए हैं, इसलिए अनकाउंटेबल हो सकते हैं। ये काउंटेबल नाउन है। कारण ये है टेक्निकली आप समझें कि स्टार के आगे आपने एस लगाया तो ये स्टार का प्लूरल बन गया स्टार्स, दैट्स व्हाई काउंटेबल में होगा। आपने किसी दुकान में जाकर सुना है कभी पेट्रोल्स, डीजल्स? ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में है। मनी, आपको दिमाग में तुरंत आया होगा, मनी तो हम गिन सकते हैं, लेकिन टेक्निकली देखिए मनीज नहीं होता, मतलब प्लूरल मनी का आप नहीं बना सकते सफिक्स जोड़कर, दैट्स व्हाई हम इसे अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखते हैं। तो जिस किसी को भी ऐसा डाउट हो रहा था कि काउंटेबल नाउन ए और सी दोनों हैं, वो गलत आंसर होता। आपको सिर्फ स्टार्स लेना है जो काउंटेबल है। क्या मेरी बात समझ में आई? आप इससे भी अंदाजा लगा लीजिए, मैं कुछ शब्द लिख देता हूं। गोल्ड, पोएट्री, आप गोल्ड्स कभी नहीं लिख सकते, आप पोएट्रीज नहीं लिख सकते, क्योंकि पोएट्री का प्लूरल पोएट्री ही होती है। ऐसे कई वर्ड हैं जैसे सीनरी, जैसे ज्वेलरी, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होता, हम बोलचाल में बोल देते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ज्वेलरीज कोई वर्ड एग्जिस्टेंस में नहीं है इंग्लिश के, ना ही सीनरीज ना ही पोएट्रीज। ऐसा क्यों? एक कहानी और समझ लीजिए, जब कभी भी आर वाई सफिक्स लगाकर आप कोई नया वर्ड बनाते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। इस बात को दिमाग में बैठा लें कि जब कभी हम आर वाई सफिक्स लेकर प्लूरल बना रहे हैं तो फिर वो पोइट्री बन जाती है, प्लूरल बन जाता है, और वो नाउन जो बना रहे हैं हम वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसका कोई प्लूरल नहीं बनता। सो पोइट्रीज, सिंडरीज, ज्वेलरीज नहीं हो सकती, इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन में। हाँ, एक बात और समझा दो, जैसे हेयर, जैसे वर्क ना, ये एक्सेप्शन है, इस नियम के विरुद्ध है, इस नियम को फॉलो नहीं करते। जैसे हेयर्स होता है लेकिन हम उसे अनकाउंटेबल ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कंसेप्ट्स को आप डीपली समझते जाएंगे तो कहानी आसान हो जाएगी। ये तो बड़ा आसान सा सवाल आ गया। सेकेंड फॉर्म ऑफ बी क्या होता है भाई? बड़ा, ये व्यापम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिंपल से इसका जवाब दे देता हूं पहले। वॉज, एक्चुअली बी अपने आप में एक मेन वर्ब है जो इज, एम, आर, वॉज, वर,
और थर्ड फॉर्म में बीन की तरह अपीयर होता है। इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठा है कि इज एम आर किसका फॉर्म है। अगर इज मैंने पूछ लिया, वाज पूछ लिया, बन जाता है। कभी कभार एम किस वर्ब का फॉर्म है नहीं बनता हमसे, कई बार दिमाग में आता नहीं, क्लिक नहीं करता। दिमाग में रखिए सब बी के फॉर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है जी, चलिए इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहां देखते हैं आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। इस पूरे सेंटेंस को जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको रॉन्ग सेंटेंस आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। राहुल माय फ्रेंड इज अ गुड सिंगर, ये कह रहा है राहुल माय फ्रेंड इज अ गुड सिंगर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये सही लग रहा है हमें, है ना। माय फ्रेंड राहुल इज अ गुड सिंगर, ये भी सही लग रहा है। ही इज अ डॉक्टर, ये भी सही लग रहा है। स्विच ऑफ द लाइट्स, ये भी सही लग रहा है। यहां तो चारों सही लग रहा है, लेकिन हमसे रॉन्ग सेंटेंस की मांग करता है ये सवाल। और रॉन्ग सेंटेंस जब भी हमारे सामने आ रहा हो तो हमें चारों जब सही लगे तो फिर हमारा जो कंसेप्ट है उस पर जाना होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस उस पर जाना होगा। आइए समझते हैं। अब यहाँ पे मुद्दा यह है कि मेन जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है। तो यहाँ पे राहुल मेन सब्जेक्ट है। ऐसे सेंटेंसेस में जब राहुल मेन सब्जेक्ट हो तो उसे पहले ही रखा जाना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है। जब आप बातचीत की भाषा में, कम्युनिकेट करने की भाषा में किसी से बातचीत करेंगे तो माय फ्रेंड पहले कहना भी सही होगा। लेकिन जब हम राइटिंग की बात करते हैं, ग्रामर की बात करते हैं, तो कन्वेंशनल इंग्लिश कहती है कि जो मेन सब्जेक्ट हो उसे ही पहले रखा जाए। मैं इसका टेक्निकल आंसर भी देता हूं, ऐसा क्यों। जब कभी, अच्छा ये जो बाकी बचा वर्ड क्या है, माई फ्रेंड, इसे हम क्या देते हैं, पार्टिटिव। क्या देते हैं, पार्टिटिव। दोस्तों एक बात याद रखना है आपको कि पार्टिटिव सब्जेक्ट से संबंधित वो क्लॉज होता है, या कह लो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताता है, जो सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताता है। जैसे राहुल के बारे में ही बता रहा है माई फ्रेंड, कि राहुल। अब ये जो पार्टिटिव है इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, थोड़ा बढ़ा सकते हो। थोड़ा सोच कर देखो, राहुल हु इज माई फ्रेंड, मैं लिख सकता हूं। लेकिन इस स्ट्रक्चर में, बी नंबर के स्ट्रक्चर में, ये प्रिविलेज हमारे पास नहीं है। तो ग्रामर कहती है कि इस जो एक्स्ट्रा सेंटेंस के जो सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उन्हें एक्सटेंड करने का स्कोप हो तब हम सही स्ट्रक्चर को मानेंगे। तो ए ऑप्शन में ये स्कोप था कि हम माई फ्रेंड को एक्सटेंड करके हु इज माई फ्रेंड लिख सकते थे। लेकिन यहां सोचकर देखिए, हु इज माई फ्रेंड राहुल, पूरा सेंटेंस ही तबाह हो जाएगा, है ना। इसलिए हम ये सब सेंटेंस को सही मानते हैं और केवल एक सेंटेंस है जो गलत है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेरा ख्याल है ये कहानी आपकी समझ में आई होगी। आइए कुछ और कंसेप्चुअल बातों पर ध्यान देते हैं सवाल नंबर 7 के साथ। चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड कहता है कमांडर इन चीफ। इस बात को ध्यान दें, कमांडर्स इन चीफ सही लगता है, कमांडर इन चीफ सही लगता है, कमांडर्स इन चीफ सही लगता है। तो ये नन ऑफ द अबव, तो थोड़ा लास्ट का ऑप्शन रखेंगे इसे। लेकिन सोचकर देखें, जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस हो तो इसके मेन वर्ड को आइडेंटिफाई करें, वहां से उसी का ही प्लूरल बनना है आपका। जैसे कमांडर्स इन चीफ, ये करेक्ट वर्ड। ब्रदर इन लॉ, तो जब कभी ब्रदर कई, ये अगर कई सारे हैं तो हम यहां पर एस इन लॉ ऐसा लिखते हैं। ये कहानी मेरे ख्याल से आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगी। मेन वर्ड को आइडेंटिफाई करिए, उसे प्लूरल बनाइए, वो अपने आप प्लूरल बन जाएगा। आइए आगे कहानी समझते हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने कहता है कि गूज का प्लूरल क्या है। आप सोचकर देखें, अब ये प्लूरल बनाने वाले जो किस्से हैं, आपको समझना पड़ेगा कि OOSE का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी इसी के साथ। जैसे गूजेस, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। गीज सही, कई बार पूछा है आपसे, कई बार, इसे याद रखना। जैसा फिश, ये कई बार पूछता है फिश का प्लूरल क्या है, आप लिख देते हैं फिशेस, नहीं फिश ही रहेगा। अच्छा यहीं पे मेरे को एक और बात याद आ गई, जैसे शोल, इसका क्या मतलब होता है। शोल मतलब होता है ग्रुप ऑफ
ग्रुप ऑफ फिश। ठीक है, जब कभी हम किसी एक ग्रुप में मछलियों की बात करेंगे तो उसे शोल कहेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखें भाई, 9वां सवाल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि आवर कंट्री इज अ स्पिरिचुअल कंट्री, देयर्स ब्लैंक रिलीजियस। आपके समझ में आ गया होगा कि हमें ब्लैंक में इन चारों में से किसी एक को फिल करना है। पॉज करें, सोचें और मेरे साथ फिर आंसर मैच करके देखें कि आप सही हैं। तो आवर कंट्री इज अ स्पिरिचुअल कंट्री, देयर्स, यहां पे क्या आना चाहिए सोच कर देखें जरा। तो मेरे हिसाब से यहां पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, देयर इज अ स्पिरिचुअल, तो इज आना चाहिए। आपको लगेगा कि हम तो देयर्स लिख रहे हैं, इसके बाद फिर ये इज क्यों? क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है और यहां पर प्लूरल फॉर्म के साथ तो प्लूरल आना चाहिए। लेकिन सोचकर देखना, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, रिलीजियस कंपैरिजन कर रहे हैं। जब कंपैरिजन की बारी है तो उसे सिंगुलर की तरह ट्रीट करके बोलेंगे कि आवर कंट्री इज अ स्पिरिचुअल कंट्री। उनका कैसा है? उनका रिलीजियस है, राइट। कंट्री को कंट्री से हम कंपेयर कर रहे हैं, इस भाषा में बात करेंगे तब, ठीक है जी। चलिए एक दूसरी कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो 10वां सवाल क्या कहता है जरा देख लेते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब गिवन इन बोल्ड एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। शी सिंग्स ब्यूटिफुली, शी सिंग्स ब्यूटिफुली। इसमें अंडरलाइन जो वर्ड है, इसमें आपको एडवर्ब का टाइप बताना है, कौन से टाइप का एडवर्ब यूज हो रहा है। ये मेरे ख्याल से इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं, आपको एडवर्ब का टाइप बताना है। तो जब कभी आप ऐसे सवालों में फंस जाए तो आप ऐसा देखिए, शी सिंग्स इन विच मैनर, इन विच मैनर, किस तरह गाती है। तो ये मैनर से रिलेटेड एडवर्ब है, ठीक है जी। शी सिंग्स ट्वाइस, तो ये फ्रीक्वेंसी बताता। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसे। चलिए क्लीन करते हैं और अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कहते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब गिवन बोल्ड एंड मार्क। यस, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है सर, देखें जरा। कहता है कि एडवर्ब का टाइप कौन सा है। आपने कभी इमेजिन किया होगा कि ये नॉट जैसा वर्ड भी एडवर्ब हो सकता है। अब सोचकर देखिए, यहां पर जो नॉट वर्ड यूज हो रहा है ये भी एडवर्ब का काम कर रहा है। पहला सवाल तो यही बना था। एक्चुअली ये सवाल ऐसा था कि अंडरलाइन वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानो। मैंने इम्प्रोवाइजेशन किया और उस सवाल को ले लिया कि भाई मुझे अच्छा लगा, ये आपको एडवर्ब है ये भी पता चल जाएगा और क्यों एडवर्ब है ये भी पता चल जाएगा। समझते हैं कहानी को। इट इज हॉट, हॉट अपने आप में किसी ना किसी एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब इस एडजेक्टिव की विशेषता जो भी बता रहा है वो नॉट नहीं है भाई, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एडवर्ब है। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पूछा है, एडवर्ब है। तो कैसे ये एडवर्ब हुआ, इस कहानी को आप अगर समझते हैं तो इस भाषा को भी आप समझेंगे कि हम ग्रामर में कहां तक जा सकते हैं, कितना कंसेप्चुअल जा सकते हैं। आइए सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। द नाउन फॉर्म ऑफ डू इज। ये तो फैक्चुअल थिंग है जिसपे हम बोलते हैं डीड। डीड इज द नाउन फॉर्म ऑफ डू। आपको ऐसा लग रहा होगा डू जो वर्ड है ये केवल वर्ब का काम करता है या मेन हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ऐसा नहीं है। ये इस फॉर्मेट में आकर नाउन बन जाता है, ठीक है जी। नाउन अपने आप में बड़ा टॉपिक है, कभी समझेंगे मौका मिलेगा तो इस कंसेप्ट को। चलिए चूज विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू। टाइम इज मनी। तो पहला जो सवाल हमने पढ़ा था कि आपको अगर ऐसे सवालों में कुछ नाउन दिख रहा हो, प्रोनाउन दिख रहा हो, वर्ब दिख रहा हो, एडजेक्टिव दिख रहा हो, यहाँ पे एक बात बताइए, टाइम के बाद कोई नाउन है क्या? नहीं है, मतलब एडजेक्टिव तो ये होने से रहा, ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता, ये बात आप दिमाग में बैठा लें। वर्ब, वर्ब भी नहीं हो सकता, यहाँ मेन वर्ब इज ही है जो काम कर रहा है। प्रोनाउन भी नहीं हो सकता, ये तो बच गया नाउन। अब ये नाउन क्यों है आप सोचिए ना जरा। व्हाट का आंसर दे रहा है क्या? टाइम। आप रख कर देख लीजिए, व्हाट इज मनी। तो मैंने जो पहले सवाल में कहा था कि उसकी जगह व्हाट रख कर देख लीजिए, आंसर मिला तो नाउन है, नहीं मिला तो दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए
सवाल नंबर 14 पर आते हैं। कहते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस, ये भी अपने आप में एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर है ये। जैसे रेडियस है ना, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा है, तो आप इसे रेडी आई ऐसा लिखते हैं, है ना। ये सब कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम्स में दिख जाते हैं, याद रहेगा। चलिए जी, सवाल नंबर 15 पर आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ क्रिएट, जरा देखें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है क्रिएट से, क्या कह रहा है। एक बात मैं यहां पर आपको बता दूं कि जब ION, TION और ED, RED इस तरह की जो भी सफिक्स लगकर वर्ब्स बनते हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। जैसे आप लाफ्टर देख लो, ये भी एक ER जुड़कर बना। आप हेटेड देख लो, है ना। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं, ठीक है जी। तो आप आराम से पहचान पाएंगे। क्रिएशन, क्रिएट अपने आप में वर्ड है, वर्ब है। क्रिएटेड उसी का सेकंड फॉर्म है। क्रिएटिंग या तो जीरंड का काम कर सकता है या फिर वर्ब का काम कर सकता है। क्रिएशन इज द राइट चॉइस कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए। चले भाई आगे, इस कहानी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। आइए, आर्टिकल यहां पर आपको देखना पड़ेगा, जरा देखें तो एक बार। हाँ, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल नहीं है, लेकिन आज की कहानी में अगर मैं चाह रहा था कि कम समय में ज्यादा डिलीवर हो जाए तो मैंने आर्टिकल का थोड़ा बहुत हिस्सा रखा है इसमें। तो देखिए, बड़ा आसान सा है। दिस सॉन्ग वाज संग बाय ब्लैंक अलका याग्निक, शी सिंग्स लाइक ब्लैंक अलका याग्निक, ब्लैंक कालिदास इज ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको ए, एन, द और नन, मतलब कोई भी आर्टिकल इनमें से यूज ना हो तब। तो इस कंसेप्ट को अगर जिनसे बनता है वो पॉज करके जान समझें, फिर मुझसे आंसर मैच करें कि क्या आपने सही जवाब दिया है। मैं आंसर पहले बताता हूँ फिर कंसेप्ट। दिस सॉन्ग वाज संग बाय, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, मैं आंसर देता हूं। शी सिंग्स लाइक, यहां पे दी आर्टिकल लगेगा, यहां कोई आर्टिकल नहीं लगेगा और यहां दी आर्टिकल लगेगा। मतलब आप ऐसे समझें कि प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन प्रॉपर नाउन यदि दूसरे फॉर्मेट में यूज हो रहा हो, किसी का नाम ना हो बल्कि कंपैरिजन के लिए यूज किया जा रहा हो, तब हम उसे कहेंगे कि उसके सामने आर्टिकल यूज होता है। आइए समझते हैं। दिस सॉन्ग वाज संग बाय अलका याग्निक, ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है, इसके सामने आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। शी सिंग्स लाइक अलका याग्निक, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है, यहां पर किसी का नाम बता रहा है, क्या सब्जेक्ट है क्या ये? नहीं, बल्कि इस सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है, किसी बेंचमार्क वॉइस के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अब यहां पर हम द आर्टिकल यूज करेंगे। सेम कहानी आपके कॉम्प्रिहेंसिवनेस के लिए मैंने एक लिखा हुआ है कि कालिदास क्योंकि प्रॉपर नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ इसलिए आर्टिकल नहीं लगा, लेकिन जब शेक्सपियर की बात हो रही है, क्योंकि कालिदास से कंपैरिजन हो रहा है और सब्जेक्ट यहां पर कालिदास है जो ऑलरेडी प्रॉपर नाउन में है, तो दूसरा जो वर्ड जिनसे कंपेयर हो रहा है उसके सामने हम द लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है। ये बात दिमाग में बैठेगी तो आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं बिना देरी किए। इसमें आपको रॉन्ग सेंटेंस चुनना है। आप इसे थोड़ी देर के लिए पॉज करें और खुद से कोशिश करें, फिर आंसर मैच करके देखिए कि आप सही हैं। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई, ये वो सेंटेंस ऐसा लग रहा है गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसका विरोध करता है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा होगा, लेकिन ये सही सब्जेक्ट, ये सही सेंटेंस है। आई के साथ वर्ब का यूज सही है। यहां पर क्यों है मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। शी टूक ओवर द मीटिंग एज शी वर, ये कहानी एग्जैक्टली रिपीट हुई है। ये दोनों कहानियों में क्या कंसेप्ट है समझें जरा। देखिए, जब कभी भी हाइपोथेटिकल बातें हो रही हो, काल्पनिक बातें हो रही हो, तो सिंगुलर वर्ब के साथ भी हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं।
ये हाइपोथेटिकल है ना, मैं चिड़िया होता तो बॉस होता तो, ये हाइपोथेटिकल है नहीं, बस सोच रहे हैं ऐसा। तो यहां पर सिंगुलर वर्ब के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जायज है, इसे गलत नहीं ठहराएंगे आप। ठीक है जी। चलिए, करीम्स फादर, ये तीसरे सेंटेंस पर ध्यान दें जरा। करीम्स फादर डज नॉट लाइक हिम हैंगिंग अराउंड विथ राउडी बॉयज हु कॉज ट्रबल। आप ऐसे समझें इसे कि ये हैंगिंग वर्ड अपने आप में यहां पर नाउन की तरह, जेरन समझते हैं ना, वर्ब प्लस आईएनजी बन मिलकर जब नाउन का काम करने लगे, उसी तरह का कुछ इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो इसके सामने तो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज होना चाहिए, हिज। आपने समझा था थोड़ी देर पहले, अरे हाँ या नहीं? तो यहां पर हिम की जगह हिज लिखना है। इसका मतलब यहां जो रॉन्ग सेंटेंस है वो ये है, ए और बी करेक्ट हैं। आपको देखकर फर्स्ट लुक में ऐसा लगेगा कि ए और बी गलत हैं, ऑप्शन में दे भी रखा है ए एंड बी, तो ऑप्शन कंफ्यूजिंग होंगे। मेरी सलाह है आपसे कि आप जब क्वेश्चन पढ़ें चारों ऑप्शंस को रिपीटेडली पढ़कर देख लें, तब उसका जवाब दें। ठीक है जी। चलिए सवाल पर बढ़ते हैं हम। ये आया 18वें नंबर का सवाल, कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहचानिए। ये कई बार आपसे सवाल पूछा है जब व्यापम के एग्जाम्स हुए हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये आवर सेल्व्स, जहां पे भी सेल्फ या सेल्व्स जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मेरी बात आप समझते होंगे। एवरीवन, ईदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ना। ठीक है जी। चलिए 19 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्या है देखते हैं जरा। कहता है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल जेरन। एक्चुअली इस पे जेरन लिख गया है, मेरे हिसाब से इसे होना चाहिए सुटेबल वर्ब। ठीक, आई लाइक गोइंग फॉर अ वॉक। यहां पे आपको ऐसा लगेगा गोइंग इज राइट चॉइस, बट ग्रामेटिकली मैं को प्रायोरिटी बता देता हूं। अगर टू गो दिया हुआ है किसी हैबिचुअल इवेंट के लिए, तो आपका पहला प्रेफरेंस टू गो होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूज करता है एग्जाम में। तो हैबिचुअल इवेंट के लिए टू गो फॉर वॉक, टू गो फॉर एक्सरसाइज, ये सब कहना ज्यादा जायज रहेगा। ठीक है जी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में आप हैबिचुअल इवेंट के लिए टू गो रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। मिस्टर जॉन इज ब्लाइंड। यहां पर ये जो ब्लाइंड शब्द है अपने आप में कई सारे प्रीपोजिशंस कैरी करता है, जैसे ऑफ, जैसे इन, जैसे विद और एक टू। समझे इस कहानी को। ऑफ प्रीपोजिशन तब लगेगा जब हम बता रहे हो कि कोई व्यक्ति एक आंख से ब्लाइंड है। विद प्रीपोजिशन के साथ हम बात करेंगे तो बोथ आईज, दोनों आंखों से जब ब्लाइंड होने की बात कही जा रही हो तब हम लगाएंगे। किसी के गलती के लिए कोई ब्लाइंड है तो हम टू लगाएंगे उस पे, टू हिज फॉल्ट। और जब कभी दोनों आंखों में से पर्टिकुलर इंडिविजुअली किसी आंख की बात कर रहे हो, लेफ्ट राइट इस तरह की बात कर रहे हो, तो इन लिखेंगे। जैसे अगर हम यहां पे होता मिस्टर जॉन इज ब्लाइंड, यहां पे होता लेफ्ट आई, तो हम कहते हैं इन लेफ्ट आई, लेफ्ट या राइट, ये हम कहते हैं। तो ये कंसेप्ट याद रखें। ऐसे बहुत से शब्द हैं, प्रीपोजिशन डील करेंगे कभी तो समझेंगे कि कैसे शब्द कौन कौन से, एक ही शब्द कई सारे प्रीपोजिशन ले सकता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस पे स्टडी जरूरी है, अगर प्रीपोजिशन पर पकड़ मजबूत करनी है तो इस पे स्टडी जरूरी है भाई। एक सवाल बच गया है, उसे कंप्लीट करते हैं और उसके साथ आज के सेशन को भी देखें जरा। कहते हैं दे शुड फुलफिल ऑल, दो ब्लैंक यहां पर दे रखे हैं, इन चारों में से एक ऑप्शन इनमें आएगा। यहां पर एक बात तो तय है कि भाई ये ऑल लगा है, इसका मतलब जो भी शब्द आर्टिकल के अलावा होगा वो प्लूरल होगा। अब सवाल उठता है क्राइटेरिया और क्राइटेरियन का प्लूरल क्या है। तो अगर हम प्लूरल लिखें तो क्राइटेरिया, अब बाकी आप देख लो कि ऑल
यहाँ पर तो हो नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। क्रिएशन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्मेट में रखेंगे नहीं। अरे हाँ के नहीं, बच गया क्राइटेरिया वाला एक ही शब्द जो डी ऑप्शन में दिखाई देता है, मतलब 21 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। हो सकता है आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें एग्जाम में दिखें, तो इस प्रैक्टिस को मेरे साथ साथ करते चलेंगे और कंसेप्ट को दिमाग में बैठाते चलेंगे, तो आसानी से चीजें आपके हाथ में रहेंगी। चलिए मुलाकात होगी फिर। नमस्कार।